ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृतात्। शिक्षण प्रसारक मंडल अंदूर संचलित जवाहर कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय अंदूर, तहसील तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र संस्कृत विभाग की ओर से संस्कृत सप्ताह समारोह का हमारे महाविद्यालय ने आयोजन किया है। आज तक दिनांक 22 से लेकर कल तक अनेक विद्वानों के व्याख्यान आप लोगों ने सुने हैं। आज संस्कृत सप्ताह समारोह का छठा दिन है और छठे दिन के हमारे व्याख्याते जो कि सिमडेगा झारखंड से हैं, उनके बारे में मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ। डॉक्टर विद्याबंधु जी शास्त्री ये झारखंड के निवासी हैं और उन्होंने कक्षा 5वीं से लेकर आचार्य तक यानी एमए तक गुरुकुल आमसेना में पढ़ाई की है। शास्त्री जी के अनेक शोध प्रबंध राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुए हैं। शास्त्री जी का स्वभाव बहुत ही मितभाषी है। शास्त्री जी उच्च कोटि के प्रकांड पंडित हैं। शास्त्री जी धार्मिक कार्य भी करते हैं। शास्त्री जी का शैक्षणिक और सामाजिक कार्य भी बहुत बड़ा है, जो कि हमें उनसे बार बार प्रेरणा मिलती रहती है। कुछ साल पहले हमने विद्याबंधु जी शास्त्री जी का व्याख्यान महाविद्यालय में आयोजित किया था। बंधु जी उतने दूर से आकर के हमें अच्छी तरह प्रेरणा उन्होंने दी है। संस्कृत साहित्य के बारे में उन्होंने बताया, विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छी तरह मार्गदर्शन किया है। तो शास्त्री जी अभी सीनियर कॉलेज में संस्कृत विभाग प्रमुख का कार्य कर रहे हैं। उनका व्याकरणाचार्य हो चुका है, संस्कृत साहित्याचार्य हो चुका है, पीएचडी भी हो चुकी है और आर्य समाज का कार्य, राष्ट्र सेवा दल का कार्य, राष्ट्र निर्माण के कार्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि शास्त्री जी के वचनों को, शास्त्री जी के मुख से जो निकलने वाले जो उद्गार हैं, उन्हें हम सुन करके संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, तो मैं सभी से आशा करता हूँ कि वे हमारे विद्याबंधु जी शास्त्री जो कि हमारे बड़े भाई के समान है, उनका मुझे गुरुकुल में 5वीं से लेकर के आचार्य तक उनका मुझे बहुत अच्छी तरह मार्गदर्शन मिला है और उन्होंने मुझे बड़े भाई की तरह संभाला है। उनका बहुत आशीर्वाद भी हमारे पीछे हर समय रहता है और हर समय संस्कृत साहित्य के बारे में, सामाजिक कार्य के बारे में उनका हमें आशीर्वाद मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो मैं शास्त्री जी से अनुरोध करता हूँ कि आप संस्कृत साहित्य की महत्ता के बारे में आपके विचार हमारे बच्चों को, हमारे श्रोतागणों को आप सुनाइए और हम आपके विचार सुनने के लिए बहुत लालयित हो चुके हैं। तो बंधु जी से मैं विनती करता हूँ कि बंधु जी आप अपने व्याख्यान की शुरुआत करें। नमस्ते जी। नमस्ते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी संस्कृत प्रेमी और जितने भी श्रोतागण हैं, आज मुझे पहली बार YouTube में कुछ कहने का अवसर डॉक्टर सत्येंद्र जी ने दिया है। वो जवाहर कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय जो अणदूर में है, मैं वहाँ गया था और वहाँ भी एक व्याख्यान देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बच्चों की बहुत ही लालसा थी कि गुरुजी संस्कृत में कुछ बोलें, संस्कृत के बारे में कुछ बताएं। मैं वहाँ जा कर के भी
उन बच्चों से जो मुझे प्यार मिला वो उसे मैं कभी भुला नहीं पाता हूँ। आज हम जो जिस स्थिति में हैं और जिस प्रतिष्ठा में आज बैठे हुए हैं, वो परमात्मा की कृपा से हमारे कुछ ऐसे पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे जो हमने गुरुकुल में अध्ययन किया और संत महाजनों से और महापुरुषों से हमारी मुलाकात हुई और हमारे गुरुजी ने हमें संस्कृत अध्ययन के लिए देशपाल दीक्षित जी हमें गुरुकुल में प्रवेश कराया। आज उस गुरुकुल में पढ़ करके मैं अपने आप को अवभाग्य समझता हूँ और गुरुकुल की शिक्षा जो हमें मिली है उसे मैं भूल नहीं दूंगा। मैं अत्यंत ही उद्गार व्यक्त करते हुए ठीक है शास्त्री जी, बोलिए। गुरुकुल की उद्गार व्यक्त करते हुए मैं अपने आप को अवभाग्य समझता हूँ। मुझे वहाँ संस्कृत पढ़ने की जो रुचि और अपने इच्छा शक्ति अनुसार वहाँ जो संस्कृत अध्ययन करने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं उस सौभाग्य के द्वारा आज बहुत ही प्रतिष्ठित ऊंचाइयों पर हूँ। ये सब परमात्मा की कृपा ही है कि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही शायद मुझे ये गुरुकुल में पढ़ने की व्यवस्था हुई। संस्कृत पढ़ने पर हमें पूरे ज्ञान विज्ञान वेद वेदांग सभी चीज़ों की प्राप्ति हमें सहज ही हो जाती है। इस संस्कृत साहित्य में संस्कृत के पढ़ने पर हमें अतुल्य और अनमोल धरोहर की प्राप्ति होती है। हम संस्कृत पढ़ कर के ही मानवता के बारे में, संस्कृत पढ़ के संस्कार और संस्कृति के बारे में जानते हैं और इस देश में सभी प्रकार के मानव कल्याण करने के लिए हम तत्पर हो सकते हैं। और इस संस्कृत में विश्व की सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान भरे हुए हैं। संस्कृत में संस्कृत सप्ताह के दौरान जो ये सभी जगह चर्चाएं हो रही हैं, इसमें जागरूकता निश्चित रूप से बढ़ेगी। हमारे संस्कृत ज्ञान में अनेक प्रकार के वेद वेदांग दर्शन साहित्य और वेदों में जो देव भाषा बोली जाती है, वेदों में जो संस्कृत की जो मंत्र लिखे हुए हैं वो भी संस्कृत में हैं। इससे हमें ये पता लगता है, या आज के आधुनिक भारत ये नहीं जान पा रहा है क्योंकि वह इससे अछूता रह रहा है। हमारे वेद साहित्य में संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, ये जो वैदिक मंत्र है, इस मंत्र से हम यह जानते हैं कि हमें एक साथ मिलकर के चलना चाहिए, एक साथ मिलकर के बोलना चाहिए और एक साथ मिलकर के यदि किसी कार्य को करें तो हमारा लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसी संस्कृत में रामायण भी प्राप्त होते हैं। रामायण भी संस्कृत में ही लिखी गई है। इस रामायण के अध्ययन करने पर हमें यह निश्चित रूप से ऐसा ज्ञान मिलता है। अब जैसे हम ले लें राम और भरत की भातृ वत्सलता के बारे में, राम भरत के बिना नहीं और भरत राम के बिना नहीं, अर्थात इस समाज में, इस संस्कृति में एक अमिट छाप छोड़ी है रामायण के द्वारा
जो राम के और भरत के जो चरित्र हैं, वो उस चरित्र के उस अध्याय से हम विश्व को चरित्र निर्माण के सोपान में हम पायदान में हम रख सकते हैं। अर्थात रामायण की ज्ञान दे करके हम पूरे विश्व में संस्कार और संस्कृति को बचाए रखे हुए हैं। अभी तक आज के युवा संस्कृत को पढ़ने से कतराते हैं, क्योंकि जन्म से लेकर के उन्हें ABCD इत्यादि पढ़ाया जाता है, तो उस संस्कृत को छोड़ करके, ज्ञान रूपी भाषा को छोड़ करके अंग्रेजी में कुछ नहीं मिलता है। केवल ज्ञान रहता है और कार्यकलाप, कार्य करने की, ऑफिशियल कार्य करने की जो प्रक्रिया है वही आज वहीं तक सीमित है, और ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा उसमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। हमारे युवा आज संस्कार विहीन हो गए हैं। वो इसलिए कि संस्कृत के नीतियों को, संस्कृत के नीति शिक्षा को आज वे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, या ऐसी व्यवस्था हो गई है सरकार की कि संस्कृत को हेय दृष्टि से देखी जा रही है। सरकार को आज ऐसा प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे संस्कृत पढ़ करके संस्कारवान बने, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। यह व्यवस्था जो है आज हमें केरल में देखने को मिलता है। केरल राज्य जो है वो बहुत ही अग्रसर हो चुका है, और हमें अपने आप को यह महसूस भी करना चाहिए कि नासा ने भी इस संस्कृत को ही कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करने की क्षमता को उजागर करता है। अर्थात नासा ने भी इस संस्कृत को स्वीकार किया, क्योंकि संस्कृत में जो बोली जाती है वही लिखी जाती है, तो जो लिखी जाती है वही बोली भी जाती है। लेकिन अंग्रेजी में जैसे मान लीजिए कि NOW नो होता है, नो माने जानकारी प्राप्त करना या जानना, तो उसे हम लोग के से शुरू करते हैं लिखने के लिए। वैसे माने उसका उच्चारण कुछ और होता है, लिखावट कुछ और होता है। लेकिन हमारे संस्कृत में जितने भी लिपि हैं, महर्षि पाणिनि द्वारा जो निर्मित 14 सूत्र जो हैं, प्रत्याहार सूत्र जो हैं, अयुण रेल रेक अयौं अयौच हयवरट लन यमं गड़म झबय गड़दस जब गड़दस खप चट थचट तव कपय सससर हल, पूरे विश्व का वैज्ञानिक प्रक्रिया जो है इसी 14 सूत्र में विद्यमान है। और पतंजलि के द्वारा इतना शॉर्टकट में यह उदाहरण पेश किया गया है, इसको जितनी भाषा, जितनी व्याख्यान दी जाए वो कम ही लगता है। ऐसे संस्कृत के इस वैज्ञानिक भाषा को पढ़ने से हमें संस्कारवान समाज मिलता है, और भाई को ठीक तरह से समझ सकता है, समाज के लोगों को ठीक तरह से समझ सकता है। अब रामायण की ही बातें हम ले लेते हैं, तो रामायण में हनुमान जो हैं वो अपने स्वामी के कितने भक्त हैं। वो भी रामायण जो संस्कृत में लिखी गई है उसका अध्ययन करके हम हनुमान के तरह विचित्र ब्रह्मचारी भी बन सकते हैं, और उसके समान योगीराज भी बन सकते हैं, क्योंकि वो अपने योग बल पर अपने शरीर को मक्खी से भी कम वजन में प्रस्तुत करके वो लक्ष्मण के लिए उड़ करके हिमालय जाते हैं और वहाँ से जड़ी बूटी भी ले आते हैं, रावण की लंका को भी जलाते हैं, और 0 इन्वेस्ट में 100% लाभ को भी प्राप्त करते हैं। अर्थात 60 समाचरित, वहाँ रावण ने जो उनके साथ जो व्यवहार किया उसका उन्होंने ऐसा प्रत्युत्तर दिया, उन्हीं का ही कपड़ा, उन्हीं का है मिट्टी तेल और उन्हीं का ही सब कुछ, लेकिन उनको जला करके लंका को राख कर दिए थे। ये संस्कृत भाषा की लिखी हुई रामायण में हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि हनुमान
क्या क्या नहीं कर सकते थे। हजारों योजन से संजीवनी बूटी तुरंत ला करके और लक्ष्मण को जीवित किए थे। तो हमें अपने संघर्ष युक्त जीवन जीने की कला इस संस्कृत से ही मिलती है। चरित्र निर्माण के बारे में भी हम यदि संस्कृत में गोता लगाएं तो चरित्र निर्माण के लिए हमारे अनेक प्रकार के नीति शास्त्र हैं। नीति शास्त्रों में लिखा हुआ है कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। आज संस्कृत के नीति शास्त्रों में ही ये बात देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलती है। अंग्रेजी के या और कोई भाषा में हमें यह श्लोक नहीं मिलेगा, क्योंकि इस संस्कृत में यह बताने का प्रयास किया गया है और ऐसे संस्कृत के ऐसे चरित्र निर्माण युक्त श्लोक जो है अनेक हजारों हजार में विद्यमान हैं। उसमें आज के युवा को हम इस श्लोक के माध्यम से, इस उक्ति के माध्यम से, इस विचार के माध्यम से हम उनको जोड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि संस्कृत में ऐसे ज्ञान भरे हुए कि विद्या ददाति विनयम, अर्थात संस्कृत के इस विद्या से प्राप्त होकर के वह विनयशील बन सकता है। यह संस्कृत में ही बताने का प्रयास किया गया है और हमें उससे जोड़ने का प्रयास किया गया है। और पात्रत्वात् धनमाप्नोति, अर्थात उस विनयशीलता के आगे पात्र पर जाते हैं कि हम यदि अच्छे संघर्ष करेंगे और संस्कारवान बनेंगे तो हम विद्या से धन को भी प्राप्त कर सकते हैं और धन के बाद में धनात् धर्मम ततः सुखम, अर्थात धन को प्राप्त करने के बाद में धर्म भी प्राप्त कर सकते हैं और धर्म के बाद तो अनंत सुख की संभावनाएं स्वतः ही विद्यमान रहती है। अर्थात हम संस्कृत पढ़ने से कितने हजारों गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। चरित्र निर्माण के बारे में हमें यह श्लोक अनायास ऐसे ही नहीं मिलते हैं। हजारों साल रिसर्च करने के बाद में जो ऋषि महर्षि लोग, हमारे विद्वान साहित्यकार लोग जो लिखे हैं, ऐसे ही नहीं लिखे हैं। वे अपने जीवन पर ढाल करके और रिसर्च करने के बाद में उन लोगों ने इन श्लोक को लिखा है अपने अनुभव के आधार पर। पंचतंत्र में अनेक प्रकार के कथा के द्वारा महाकवि विष्णु शर्मा ने छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे युवाओं को बहुत ही संस्कारवान बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। वो भी हमें संस्कृत में ही यह ग्रंथ मिलता है जिसका नाम पंचतंत्र है। छोटी छोटी कथाओं के द्वारा और जानवरों को लेकर के और कुछ विद्वानों को लेकर के, कुछ मूर्खों को लेकर के ऐसी ऐसी बातें उसमें गूढ़ तत्व शामिल किया गया है। यह संस्कृत में ही मिलेगा। हमारे संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के चरित्र निर्माण के साहित्य मिलते हैं। यह संस्कृत साहित्य पढ़ने से हमें सहजता से ये सारी चीज प्राप्त हो जाते हैं। रामायण में फिर उदाहरण मिलता है कि राम जो हैं वो सभी को साथ लेकर के चले हुए हैं। सभी को साथ लेके चलने का मतलब जब जब उनको जिन जिन लोगों की आवश्यकता हुई, ब्राह्मण की भी आवश्यकता हुई, क्षत्रिय की भी आवश्यकता हुई, शूद्रों की भी उन्हें आवश्यकता हुई, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी लोगों से उन्होंने सहायता लेते हुए और सबकी सहायता से उन्होंने लंका पर विजय पाई और अनेक दानवों, अनेक राक्षसों को उन्होंने उन सभी के सहयोग से मारा और अपनी सेना बनाई थी, वानर सेना। तो यह हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा सहयोग करे, कहते हैं कि डूबते को तिनका का सहारा भी काफी होता है। वैसे ही हम यदि समाज सेवा करने के लिए निकलें और चरित्र निर्माण करने के लिए निकलें तो हमें बहुत से लोगों को साथ में भी लेकर चलना होगा और उन्हें उसी तरह का ज्ञान भी देना होगा। हमें बहुत ही अच्छे तरीके से संस्कृत का ज्ञान मिलना चाहिए और हम ऐसा प्रयास करें कि जब भी हम लोग किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाएं कॉलेज में, तो कॉलेज में पढ़ाते समय हमें यह अवश्य ध्यान देना चाहिए
कि कम से कम 5 मिनट का समय निकाल करके हम बच्चों को एक श्लोक का अर्थ समझाएं। संस्कृत का क्लास करें या फिर दूसरे सब्जेक्ट का क्लास करें या किसी भी सब्जेक्ट का हम क्लास करें, तो हमें यह एक व्यवस्था बना लेनी चाहिए कि जब क्लास का समय 5 मिनट अवशेष रह जाता है तो उस समय बच्चों को कुछ संस्कारवान बातों को बताना चाहिए। एक श्लोक के बारे में संक्षिप्तता से लेकर के उसे व्याख्यान दे करके 5 मिनट का समय उन्हें दे करके और हमें जरूर बताना चाहिए कि बच्चों, आपके चरित्र निर्माण में यह श्लोक इतना कारगर है, और उस कारगर को उनको आत्मसात करना चाहिए। हमें इस तरीके से बताना चाहिए कि बच्चे जो हैं संस्कारवान बने, क्योंकि संस्कृत ही संस्कार दे सकती है। संस्कृत के अलावा और संस्कार प्राप्त करने का कहीं ऐसा कोई जगह है, मुझे ऐसा पता नहीं है। इसलिए हमें चरित्र निर्माण के लिए युवाओं को आगे लाते हुए संस्कारित करना चाहिए, और संस्कार करने का ये जो तरीका है वो हमारे संस्कृत में ही प्रचुर भंडार मिला हुआ है। और उन्हें नीति ज्ञान देकर के नीति शास्त्र, महान विद्वान और चरित्र का निर्माण हम उन लोगों में कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे कालिदास द्वारा निर्मित जो शाकुंतलम है, वह भी संस्कृत साहित्य की महत्ता को रखते हुए, एक बाप जब अपने बेटी का विवाह करता है तब उसको बहुत सारे उपदेश देने होते हैं कि बेटी, आप अपने ससुराल में जाकर के उन लोगों से इतना घुल मिल जाओ और उन लोगों को इतना प्यार दो कि तुम्हें मायके का याद नहीं आवे। ये महर्षि कण्व जो है अपने पालित पुत्री शकुंतला को भी यह उपदेश देते हैं। कहते हैं कि यह कन्या जो है, जो पेड़ों को पानी दिए बगैर अपने पानी नहीं पीती थी, और आज वही पेड़ जो है इनके जाने से मुरझा गए हैं। इस तरह से वह कण्व ऋषि जो है अपनी पालित पुत्री शकुंतला को बहुत ही ज्ञान भरे बातों से अनेक श्लोकों के द्वारा चतुर्थ अध्याय में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। उसका यदि आज पालन किया जाए तो कोई भी बच्ची जो है यदि अपने ससुराल जाती है तो वहाँ निश्चित रूप से अपने सासू माँ से झगड़ा नहीं हो सकता। अपने देवरों को, अपने भतीजों को वहाँ जाकर के बहुत ही प्यार दे सकती है और अपने उस ससुराल को स्वर्ग बना सकती है। ऐसा संस्कृत में हमें साहित्य मिलता है, और चरित्र निर्माण के लिए हम उसमें उस अध्याय को पढ़ सकते हैं। आज हमारे इस संस्कृत को नासा तो स्वीकार किया ही है। आज हमें पता चला है कि हमारा जो कंप्यूटर है वह कंप्यूटर भी अगले कुछ वर्षों में जो हम अंग्रेजी में टाइप करते हैं वह संस्कृत में ही उसको स्वीकार कर रहा है। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि संस्कृत का स्थान जो है, अंग्रेजी के जगह पर संस्कृत का स्थान निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यह कंप्यूटर जो है वह आज संस्कृत को ही स्वीकार करने की चेष्टा में है, क्योंकि उसमें जैसी हम लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं। इसलिए और संस्कृत का उच्चारण जो है, हम अ यदि कहते हैं तो अ में यदि पूरा हलंत यदि नहीं है तो उसको अ ऐसा उच्चारण करेंगे, जो कि हमें प्रत्याहार सूत्र में मिलते हैं, संधि में मिलते हैं, समास में देखने को मिलता है। तो इस तरह से कंप्यूटर इसलिए इसको स्वीकार कर रहा है क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही इसमें स्वीकार करता है और वैसा लिखता है। विद्या प्राप्ति के लिए सर्वसुलभ प्रयोग जो है वह अनेक प्रकार के श्लोकों से हमें मिलता है। हमें उन श्लोकों को याद करके और बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए, और प्रत्येक बच्चों को हम
संस्कृत से ही संस्कारवान बना सकते हैं। अभी भी हमारे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु वेदों में यह प्रयोग चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, क्योंकि आवश्यकता जो है वह आविष्कार की जननी है और आविष्कार जैसे हमें आवश्यकता होती है वैसे ही हम उसको खोज में लग जाते हैं। तो ऐसे ही वेदों में हर प्रकार के विद्वान लगे हुए हैं कि उन वेद के मंत्रों में जो संस्कृत में लिखी गई है, उन वेद के मंत्रों में किस तरह के प्रयोग से कौन से विज्ञान की पराकाष्ठा निकलकर सामने आएगी और उसका हम प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारद्वाज मुनि जो है उन्होंने पुष्पक विमान की रचना की थी। उन्होंने पुष्पक विमान की जो रचना की थी वो ऋग्वेद पढ़ के, ऋग्वेद के मंत्रों में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे वो पुष्पक विमान बनाने की जो प्रक्रिया है वो उससे लेकर के हमारे भारद्वाज मुनि जो हैं उन्होंने पुष्पक विमान का निर्माण किया था। इससे ये सहज ही पता लगता है कि संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनमें कितनी वैज्ञानिकता छिपी हुई है। उनमें हम उनके मंत्रों को पढ़ करके अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हम लोग करने में सक्षम हो रहे हैं और आगे भी हमारा भारत, हमारा विश्व जो है आगे आगे उत्तर वृद्धि को प्राप्त करेगा। हम ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि और हमारे जितने भी खोज करता है, रिसर्च करता है, वे इसमें आगे की ओर वृद्धि को प्राप्त करें। हजारों वर्ष पूर्व उन भारद्वाज ऋषि के द्वारा जो पुष्पक विमान था वह सहस्रों योजनों मील या दूरी को जो तय करता था कुछ ही मिनटों में कर लेता था। तो यह भी अनायास ऐसा ही प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये इसकी जो देन है वो संस्कृत की ही देन है। हम अपने इस गौरवमयी संस्कृत से गौरवान्वित होते नहीं रह सकते। वैज्ञानिकता से पूर्ण इस भाषा को अध्ययन करने में हमें मस्तिष्क का जो विकास होता है, क्योंकि वेद के मंत्रों को पढ़ने से और वेद के मंत्रों का उच्चारण करने से हमारा मस्तिष्क जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और संस्कारवान बन जाता है। मस्तिष्क में ऊर्जा की एक नई पराकाष्ठा का संचार होता है। इन वैदिक मंत्रों को पढ़ने से, वैदिक श्लोकों, वैदिक और जितने भी नीति शास्त्र के जो श्लोक हैं उन सभी श्लोकों को पढ़ने से हमें बहुत ही ऊर्जा को प्राप्त होती है, हम उससे ऊर्जावान होते हैं। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जो संस्कृत पढ़ने वाला है वह कभी मस्तिष्क का बीमार नहीं हो सकता है। ऐसा वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत यह संस्कृत के जो शब्दोच्चारण की जो प्रक्रिया है उसमें हमारे जो मस्तिष्क के जो तंत्र हैं वो तंत्र बहुत ही विकसित होती हैं, बहुत ही मजबूत हुआ करती हैं संस्कृत के उच्चारण से। तो इस प्रकार के हमें जितने भी ज्ञान विज्ञान की जो प्रक्रियाएं हमें प्राप्त होती है वह सब संस्कृत से ही हो सकती है। हमारे संस्कृत साहित्य में बहुत सारे विशाल भंडार भरे हुए हैं, चाहे वो चरित्र निर्माण का हो, चाहे वो राष्ट्र निर्माण का हो, चाहे वैज्ञानिक प्रक्रिया खोज करने के बारे में हो, या फिर और कुछ भी प्रक्रिया हमें उन संस्कृत के श्लोकों के द्वारा ही मिल सकता है। आज के युवा वर्ग को हम बताने के लिए सक्षम हैं कि अनेक प्रकार के जो हमारे जो मंत्र हैं या फिर जो श्लोक हैं उन श्लोकों को हम उन बच्चों को बता सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं जो अपने बच्चों को संस्कृत की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए हम यही कहेंगे कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अर्थात संस्कृत को यदि नहीं पढ़ाया गया, संस्कृत ज्ञान हमें नहीं दे पाए तो हंस मध्य बको यथा के तरह जो है बच्चा जो है कुछ जगह में जो है वो कुछ ह्रास को प्राप्त कर सकता है। हमारे
माता पिता को, हमारे युवा वर्ग को यदि हम इस तरह का प्रशिक्षण दें कि अपने बच्चों को संस्कृत जरूर पढ़ाएं, तो वे माता पिता धन्य होंगे जो अपने बच्चों को संस्कृत ही पढ़ाएंगे। इस तरह का जो श्लोक हमें और भी प्राप्त होते हैं समाज में कहने के लिए, उसके चरित्र निर्माण के लिए। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन तादने तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अर्थात जिस तरह से हमें संस्कृत साहित्य में ये श्लोक मिलते हैं कि जिस तरह से 4 प्रकार से सोने का परीक्षण किया जाता है, उसी तरह जिस निघर्षण, छेदन, ताप और ताड़न, उसी तरह से हमारे संस्कृत के जो बच्चे हैं वो इसी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, पुरुष बनते हैं। उस पुरुष को भी परीक्षा हम 4 तरह से कर सकते हैं, वो भी संस्कृत हमें बताता है कि तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। आज बच्चों को, आज हमारे युवा बच्चों को इस बात को बताने की आवश्यकता है कि जिस तरह से हमें सोने की परीक्षा 4 तरह से करनी चाहिए, उसी तरह से पुरुषों की परीक्षा भी हमें 4 तरह से कर करके उससे हमें काम लेना चाहिए। आज हमारे उपनिषदों में, आज हमारे आरण्यकों में हमें यह देखने को मिलता है, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे एक मंत्र आता है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। अर्थात हमें अंधकार से उजाले की ओर ले चलो हे प्रभु, हमें अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो और असत्य से सत्य की ओर ले चलो। इस तरह की बातें जो है हमें और किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, यह संस्कृत शास्त्र में ही संभव है। हमें इस तरह की बातें जो मिलती है, और नीति शास्त्रों में और अनेक हजारों हजार मंत्र हैं, हजारों हजार सूक्तियां हैं जो हमें यह प्रेरणा देने के लिए तत्पर हैं कि जैसे और एक श्लोक आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र स्था तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वा अफला क्रिया। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ सारे कर्म जो है वो निष्फल हो जाया करते हैं। यह ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? अर्थात संस्कृत साहित्य में ही मिलेगा। तो इस श्लोक के माध्यम से भी हम उन युवतियों को यह प्रयास हम दे सकते हैं, उनको हम उत्साहित कर सकते हैं, उनको ऊंचे पायदान पर ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, उनको बता करके कि हम इस समाज को भी बताने के लिए सक्षम हैं कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। यह हमें संस्कृत पढ़ने पर ही यह ज्ञान मिल सकता है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम चु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, और छोटे बड़ों का मान सम्मान जो नहीं करता है, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह मेरा है, यह उसका है, यह उसका है, यह छोटा है, यह बड़ा है। इस तरह की भावनाओं को हमें आज के दौर में बदलना होगा। उदार चरितानाम तो चूंकि कहा गया है कि जो उदार चरित्र वाले लोग हैं उनका यह वसुधा ही अपना परिवार है। आज हमें संस्कृत साहित्य पढ़ने से हमें जो ज्ञान मिला हम उससे धन्य हुए हैं, और कॉलेज में पढ़ाने के दौरान में हम बच्चों को ऐसे ऐसे शिक्षा देते हैं ताकि वो हमारे बच्चे आज संस्कारवान बन सकें। हमें गुरुकुल में एक बात याद आती है कि हमारे गुरुजी संस्कृत बोलने का अभ्यास करने के लिए सभी बच्चों को संस्कृत कहने का अभ्यास कराते थे, और जो बच्चे हिंदी में बातें करते हुए मिल जाते थे तो वर्षा काल में भी 50 बाल्टी पानी कुएं से निकाल करके और आम के पेड़ों में डलवाया करते थे। वो दिन हमें याद हैं।
उसी से हमें संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा मिली और संस्कृत को अपनाने का सुअवसर मिला। गुरुकुल में पढ़ने का यह जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज हमें उसी के बदौलत हम आज समाज में खड़े हैं और इस समाज में इतनी प्रतिष्ठा मिलती है। पुरोहिताई भी करते हैं हम, गांव-गांव में, देहात में जाकर के। इधर तो बहुत ही ईसाई बाहुल्य क्षेत्र है। ईसाई बाहुल्य क्षेत्र में होने के कारण जो है वह यहाँ पर बराबर ईसाइयों को, हिंदुओं को ईसाई बनाया जाता है। हिंदुओं को ईसाई बनाया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है। उनका भी हमें बहुत ही पुरजोर से विरोध करना पड़ता है और गांव में, देहात में जाकर के यज्ञ के माध्यम से हम आर्य समाज का प्रचार करते हुए और उसे घर वापसी का भी प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर सिमडेगा जिला में करते हैं। हम लोग संघ से, विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं, आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं, आर्य समाज का भी काम करते हैं। गुरुकुल में ऐसी प्रेरणा जो मिली है वो संस्कृत पढ़ के की ही प्रेरणा मिली है। उन गुरुओं से जो आशीर्वाद मिला है वो आज हमें यहाँ तक ला करके प्रतिष्ठा पहुँचाया है। इसी संस्कृत विद्या और संस्कृत साहित्य के बदौलत हम आज जहाँ भी जाते हैं हमें लोग नमस्ते करते हैं, हमें आदर मान सम्मान मिलता है। संस्कृत पढ़ने से बहुत ही लोग प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृत पढ़ने से संस्कारवान भी बन सकते हैं और हम अपनी संस्कृति को बचाने में समर्थ भी रह सकते हैं। और आज हमें यह संस्कृत का जो कुछ थोड़ी सी बातें कहने का जो मौका मिला वह डॉक्टर सत्येंद्र जी के द्वारा हमें मिला। मैं अपने आप को अहोभाग्य समझता हूँ और इसी तरह कभी कभी और कुछ प्रोग्राम हो तो मुझे भी जोड़ने का प्रयास करें। मैं अब पहली बार यूट्यूब में मैंने सामने कह पा रहा हूँ। कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं इतना ही बोल करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु जी। आपने हमें बहुत अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में संस्कृत साहित्य की महत्ता के बारे में आपने हमें बहुत अच्छी तरह मार्गदर्शन किया है। आपके अभिव्यक्ति से ऐसा लगता है कि संस्कृत सिर्फ साहित्य निर्माण की भाषा न होकर वह मानवीय जीवन की अभिव्यक्ति के साथ एक राष्ट्र रूप में भारत निर्माण से पहले वह राष्ट्रीयता को भी बहुत बढ़ावा देने वाली संस्कृत भाषा है। भाषा मानवीय मन को संस्कारित करके मानवीय जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। इसलिए संसार भर की भाषाओं को इस दृष्टि से महत्वपूर्ण आपने बताया है। संस्कृत का इस दृष्टि से विशेष महत्व है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत से ही अनेक साहित्य की निर्मित हुई है और आपके व्याख्यान से ऐसा प्रतीत होता है कि आपने संस्कृत ज्ञान में वेद वेदांग दर्शन साहित्य का जो रस हमें निचोड़ करके बताया है और नासा ने भी संस्कृत को स्वीकार किया है। संस्कृत से ही संस्कार निर्माण होते हैं तथा नीति ज्ञान, नीति शास्त्र आदि के बारे में आपने अपने व्याख्यान से हमें बहुत प्रभावित किया है। आपका व्याख्यान सुनने का हमें बार बार ऐसा ही मौका मिले। हम संस्कृत विभाग की ओर से डॉक्टर सूर्यकांत जी भारती और मैं, हम दोनों ही संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। संस्कृत में ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का प्रयास करते हैं और हमारे जो स्टूडेंट है लगभग 100 के लगभग स्टूडेंट, 50 के लगभग स्टूडेंट टीचर बन गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्टर बन गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट प्राध्यापक बन गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मिलिट्री पंडित का काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का काम कर रहे हैं। तो हमें जो गुरुकुल आमसेना से जो शिक्षा दीक्षा मिली है उसी शिक्षा को हम अपने जीवन में उतार करके संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में हम भी लगे हुए हैं। तो हमें आप
का आज का जो व्याख्यान है वह बहुत ही प्रभावित करने वाला रहा है। और आपके व्याख्यान से संस्कृत के जितने भी विद्यार्थी हैं, प्राध्यापक वर्ग हैं, या जो कोई भी इस ऑनलाइन सेमिनार में जुड़े हुए हैं, उन सभी को आपके व्याख्यान से बहुत फायदा होने वाला है। आपका स्वभाव बहुत मितभाषी है, आप उच्च कोटि के प्रकांड पंडित है, आपका सामाजिक कार्य भी बहुत बड़ा है। आपने अभी बताया कि आर्य समाज की ओर से आप शुद्धि आंदोलन का भी कार्य बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, जो कि एक राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा है, धर्म की बहुत बड़ी सेवा है। और कहने का मतलब यही है कि आप शैक्षणिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, राष्ट्रोद्धार के भी निर्माण के लिए भी आप दिन रात काम कर रहे हैं। तो हम आगे भी आपसे आशा यही रखते हैं कि आगे भी हमें आपका यह मूल्यवान विचार, मूल्यवान प्रवचन बार बार सुनने का मौका मिले। मैं हमारे शिक्षण प्रसारक मंडल अंदूर संस्था की ओर से, संस्कृत विभाग की ओर से, महाविद्यालय के प्राचार्य की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं समापन के लिए डॉक्टर सुरेखा जी भारती मैडम से विनती करता हूँ कि डॉक्टर भारती मैडम जी आप समापन करेंगे। और हमारे साथ में सतीश जी भी जुड़े हुए हैं। सतीश जी ने भी बहुत अच्छी तरह आपका पूरा व्याख्यान सुना है। हम सभी, सुरेखा जी हैं, सतीश जी हैं, आप हैं, हम सभी गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम फिर एक बार गुरुकुल के परिवार में हम आ चुके हैं और हम जैसे गुरुकुल परिवार में हम मिलजुल करके रहे हैं। आपका बड़े भाई